संजीव जी को जोड़ लेते हैं। संजीव जी, सिर्फ इसमें सत्ताधारी पार्टी नहीं, फिर तो सारी पार्टियों की पोल पट्टी खुलेगी, लेकिन विपक्ष लामबंद है। तो क्या विपक्ष एक्सपोज होने का जोखिम उठाने को 2024 से पहले तैयार है अगर सरकार मान जाती है? हालांकि काल्पनिक प्रश्न है, हाइपोथेटिकल है। देखिए, जो बात रामकृपाल जी कह रहे हैं या उससे पहले जो मेरे फेलो पैनलिस्ट कह रहे थे, हो सकता है विपक्ष को ये सब बातें नहीं मालूम हो, उनके समझ में इतनी गहरी बात नहीं आई हो। अभी तो मोटी बात एक चल रही है कि जातिगत जनगणना की मांग विपक्ष कर रहा है और सरकार उससे कतरा रही है, जो एक कॉमन सेंस से आम मोटी बुद्धि से बात दिख रही है। अब जो मांग कर रहा है वो उसके पेचीदगियां नहीं समझ रहा कि एक्चुअली तो ये हमारे शरीर इसका ठीकरा फूटेगा, हमें बड़ा नुकसान होगा, फिर भी मांग करे जा रहे हैं। और जिनको इसका लाभ होने वाला है वो उससे बच रहे हैं। तो ये भी एक अतिशयोक्ति है। मैं तो कोई जातियों पे और जातिगत राजनीति पे कोई अपने आप बहुत महारथी विशेषज्ञ नहीं मानता, लेकिन एक दूसरी जो उसी से जुड़ी हुई मोटी बुद्धि की बात है कि बीजेपी का सबसे बड़ा स्टैंड और सबसे बड़ी ताकत का पॉइंट या उनकी जो एक स्ट्रेंथ है वो उनका हिंदुत्व का कार्ड है या चेहरा है, या उनकी जो एक राजनीति है जिससे लोग उनको मतदाता जोड़ के देखते हैं, और उसका लाभ उनको 1989 से शने शने लगातार मिला है और 2014 में और उसके बाद वो पीक चरम पे पहुंचा है। तो उस हिंदुत्व के कार्ड को कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज करने के लिए विपक्ष चाहता है कि हिंदू वर्ग जातियों में बटे और इसलिए जातीय जनगणना की बात होगी। अब इससे किसका लाभ होगा, किसका नुकसान होगा, वो तब मालूम पड़ेगा ना जब जातिगत जनगणना हो, फिर उसका परिणाम निकले और फिर हम उसके फायदे नुकसान को डिस्कस करें। अभी तो नहीं, लेकिन बड़ा दिलचस्प सवाल तो ये भी आपने कहा, हो सकता है सत्ताधारी पार्टी को लाभ हो जाए जातिगत जनगणना का, लेकिन फिर भी कन्नी काटने का मतलब क्या? अरे तो क्यों नहीं करवाई? सत्ताधारी पार्टी तो जनगणना ही नहीं करा रही है। जातिगत जनगणना तो एक अलग पहलू, तो क्यों नहीं कर रहा? अगर उनको लाभ होना है तो उनको तो भाई लाभ की चीज बीजेपी कौन सी छोड़ती है, तुरंत फुरत करानी चाहिए उन्हें। भाई जब आप एक सेशन खत्म हुआ है उसके 15 दिन 20 दिन बाद आपने नए सेशन की घोषणा करके स्पेशल सेशन बुला लिया, तो जातिगत जनगणना की भी घोषणा करके क्यों नहीं? अगर उससे लाभ है, मैं तो कह रहा हूं मुझे नहीं मालूम कि जातिगत जनगणना के लाभ हानि किसके पक्ष में क्या जाएगी, लेकिन अगर सबको ऐसा लग रहा है कि उससे सत्ताधारी पार्टी को लाभ होगा तो सत्ताधारी पार्टी को तो ये बात समझ में नहीं आ रही, वो करवा नहीं रहे, और विपक्ष जिसको नुकसान होने वाला है उसको ये बात समझ में नहीं आ रही कि हमें नुकसान होने वाला है। बड़ा दिलचस्प सिचुएशन है विजय जी। विजय जी, क्या 2024 में जातिगत जनगणना, क्योंकि आरक्षण का मसला चल ही रहा है, महाराष्ट्र में मनोज जारंगे पाटिल बैठे हुए हैं और महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि चाहे कुछ हो जाए हम आरक्षण देकर रहेंगे, मराठा आरक्षण जो कि 50% की कैपिंग में नहीं आता। इधर शरद पवार मांग कर चुके हैं केंद्र से। तो आरक्षण और जातिगत जनगणना एक दूसरे से उलझे हुए मुद्दे हैं। 2024 में क्या प्रभाव ओबीसी छिटकेगा, रहेगा, जातिगत जनगणना होगी नहीं होगी, या फिर आरक्षण की कैपिंग हटने की तो सीधे सीधे हिस्सेदारी से संबंध रखता है ना? ये तो कैसे ये सारी चीजें 2024 को प्रभावित कर रही हैं? नहीं, देखिए, इनमें से कोई भी चीज 2024 से पहले होने वाली है ऐसा मुझे नहीं लगता। न सुप्रीम कोर्ट से कोई कैपिंग हटने वाली है, न जातिगत जनगणना होने वाली है, इसकी संभावना अभी बहुत कम लगती है। राजनीति होगी, राजनीतिक। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात है कि 2010-2011 में यूपीए सरकार थी, उन्होंने जो सेंसस करवाई उसमें जातिगत आधार, जो जातिगत पूरा हिस्सेदारी थी उसके बारे में चर्चा हुई डिटेल में, लेकिन वो रिपोर्ट आ गई, लेकिन उस सरकार ने उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया। ठीक है, अब यूपीए सरकार तो चली गई 2014 में, 2014 से 2023-24 में आने वाले हैं हम लोग, 10 साल हो जाएंगे। लेकिन जो मौजूदा सरकार है जो ओबीसी के सबसे साथ है, उस रिपोर्ट को कोई यूपीए सरकार की वो तो थी नहीं, हुंडी तो बनी हुई नहीं थी, आप लाते उसको सार्वजनिक कर देते, वो नहीं किया। लेकिन जो रामकृपाल जी ने जिक्र किया ना, वो इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है कि जो सिद्धारमैया सरकार ने, जो स्टेट की गवर्नमेंट थी, उसने वहाँ पर अपनी सेंसस करवा ली, रिपोर्ट बन गई और उस रिपोर्ट के बाद लीक कर दी गई वो रिपोर्ट। वो रिपोर्ट लीक है, यदि आप चाहेंगे तो उसकी डिटेल बता सकते हैं, लेकिन वहाँ पर एक कम्युनल टेंशन, मतलब सोशल टेंशन हो गया कि वो का लिग्गा और दूसरे जो लिंगायत और उनमें, तो उस वजह से सिद्धारमैया सरकार की हिम्मत नहीं हुई। अब तो दोबारा भी आ गई है सरकार कांग्रेस की, वो उसको लागू कर ले, वो उसको नहीं कर रही ना। तो इसलिए क्या हो रहा है कि आप स्टोर में जो कुछ है आपकी पॉकेट में है उसमें से कुछ कुछ देकर करते रहिए।
और ओबीसी की जो जातियां हैं उसमें दो बड़े बदलाव हुए। पहले जो हुआ मंडल कमीशन के बाद, जो हमारी रीजनल पार्टीज थी जिनके पास सबसे बड़ी ताकत है ओबीसी की, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, बीएसपी हो, तमाम लोगों के पास। ये तो छिटक गया ना अब। हाँ नहीं, ये तो वो था, चला गया अब वो उनके में से छिटक कर वहां चला गया। बीजेपी ने दूसरा, उसका वो छिटका कैसे, वो बीजेपी ने पहला काम ये किया, एक तो गोविंदाचार्य के वक्त में सोशल इंजीनियरिंग हुई, उसके बाद जब अमित शाह 2012-13 में उत्तर प्रदेश के प्रभारी बने भारतीय जनता पार्टी के, तो उन्होंने गजेटियर नोटिफिकेशन निकाला, गजट जो अंग्रेजों के जमाने से चला। उसमें देखा कि भाई समाजवादी पार्टी के पास ओबीसी की कौन सी जातियां हैं, उसमें देखा कि यादव और उससे जो प्रमुख जातियां हैं वो हैं, तो उनका इनको छोड़िए, इस पर एक्सरसाइज मत कीजिए। इसके अलावा जो जातियां जिनको फ़ायदा नहीं हुआ है, समाजवादी पार्टी सरकार ने या किसी ने नहीं दिया है, उन पर फोकस किया जाए। ऐसे ही बीएसपी के साथ जो जाटव और खासतौर से दूसरे दलित थे, उसके अलावा जो लोग हैं जिनको नज़रअंदाज किया गया, उनको लिया जाए। तो वो पूरा सेगमेंट भारतीय जनता पार्टी ने लिया। आप ये मत समझिए कि यादव और जाटव आ गए, उसमें से थोड़ा हिस्सा वो तो पावर के हिसाब से बदलते रहते हैं, वो नहीं आया, लेकिन नॉन यादव नॉन जाटव वो उसका बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी ने हासिल कर लिया। अब एक और बड़ा काम हुआ जिसको हम लोग पॉलिटिकल नहीं समझते। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख हैं डॉक्टर मोहन भागवत, वो 5 साल से एक बड़ा कैंपेन चला रहे, संघ चला रहा है। उस कैंपेन का नाम है एक गांव में एक मंदिर, एक कुआं, एक शमशान। उसका क्या मतलब है कि जाति के आधार पर बंटवारा नहीं हो, जातियां हमारे साथ आ जाए, छोटी छोटी जातियां। उससे पहले उन्होंने क्या काम किया कि छोटी छोटी जातियों के जो लोक देवता थे, लोक मेले थे, उन पर फोकस किया और उससे उन जातियों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। ये मैं बारीक काम बता रहा हूँ। तो ये ओवर द नाइट नहीं हुआ, ओवर द नाइट नहीं हुआ। और आज जब आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी ने 38 पार्टियां ले ली जिनका कोई रोल नहीं है, जिनकी बहुत सारी 26 पार्टियां तो ऐसी है जिन्होंने कभी चुनाव लड़े कि नहीं लड़े, एमपी हैं कि नहीं है। लेकिन उसका एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। 2019 का एक कॉन्स्टिट्यूंसी है मछली शहर, ठीक है। मछली शहर में भारतीय जनता पार्टी ने 181 वोटों से जीत हासिल की, 181, ठीक है। वहां ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को 15,000 वोट मिले, तो बड़ी खतरे के साथ पार्टी ने जीत हासिल की होगी वहां पर। वो 15,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को हरा भी सकते थे यदि 181 वोट और हो जाते। तो इसलिए पार्टी ने देखा कि ये जो छोटे छोटी पार्टियां हैं उनका कोई एमपी ना हो, लेकिन हर सेगमेंट में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 5,000 10,000 वोट तो हैं। 100 से ज़्यादा सीटें ऐसी हैं जिनका मार्जिन, विनिंग मार्जिन 50,000 से कम है। वो जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए रिस्क वाली सीट है, ठीक है। वो लूज भी कर सकती है और उनमें से कुछ सीटें वो निकाल भी सकती है जो उन्होंने नहीं जीती हैं। तो उन सीटों पर काम कर रही है और उसलिए वो संजय निषाद हो, राजभर हो, सबको साथ ले आए, सबको साथ लिया। वो 5-5 हजार भी हो ना, हाँ, तो वो सब मिलकर एक बड़ा वोट बैंक कॉन्स्टिट्यूंसी पर बड़ा काम वो कर रहे हैं। लेकिन शरद प्रधान, इंडिया गठबंधन बन गया, जातिगत जनगणना को लेकर, आरक्षण को लेकर सबकी कमोबेश एक राय है। इधर ग्रास रूट लेवल पर, जमीनी लेवल पर बड़ी एक्सरसाइज है। जैसे विजय जी ने जिक्र किया कि संघ के साथ साथ पार्टी भी इस पूरी जद्दोजहद में लगी हुई है। बड़ी एक्सरसाइज है, बड़ी रिसर्च है, बड़ी प्लानिंग है, बड़ा एग्जीक्यूशन है। ऐसे में जब हम 2024 की इस लड़ाई को एनडीए वर्सेस इंडिया में देखते हैं, क्योंकि यहां भी गणित वही है कि भाई ओबीसी इधर चला गया अगर शिफ्ट होकर तो 303 पर आ गए, इसे कैसे डेंट पहुंचाया जाए। तो क्या जातिगत जनगणना का मुद्दा, आरक्षण का मुद्दा, ये सारे मुद्दे जिन्हें विपक्ष अपने फेवर में इस्तेमाल कर रहा है, ये होता हुआ दिख रहा है क्या? हाँ, देखिए इसका असर जो है, अभी जो स्टेट इलेक्शंस होने वाले हैं, विधानसभाओं के इलेक्शंस होने वाले हैं 4 स्टेट्स में खास तौर से, उनमें जो है ये चीज किस तरह प्ले आउट करती है, ये भी आगे चल करके इम्पैक्ट पड़ेगा उसी का 24 में। और इसीलिए ये जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इनमें किस तरह से और किस तरफ जाता है ये ओबीसी वोट, और खासतौर से जो मोस्ट बैकवर्ड्स है, अति पिछड़े, वो किस तरफ जाते हैं, ये बहुत मैटर करता है। और ये इंडिया अलायंस के लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी के पास को तो उसके पास उसका एक हिस्सा ऑलरेडी है। इंडिया अलायंस क्योंकि रीजनल पार्टीज से बनी हुई है, और रीजनल पार्टीज के पास ये कोर वोट बैंक जो था इन्हीं बैकवर्ड
कास्ट का रहा है। तो ये देखने वाली बात है कितना वो वापस ले पाते हैं। और इसी यही कारण है कि बीजेपी बड़े जोरों में लगी है किसी तरह ये बताने में कि असली शुभचिंतक वही है उनकी, लेकिन कई मामलों में उनकी जिस तरह कलई खुल रही है और जो मामले और उठेंगे इन इलेक्शंस में वो हैं बड़े मुद्दे, जो अनएम्प्लॉयमेंट, बोलने के कोई फायदा नहीं है, आरक्षण का फायदा क्या है अगर जॉब ही नहीं है, इसी तरीके से महंगाई है, ये मुद्दे। अब ये इस पे डिपेंड करेगा इंडिया अलायंस किस तरीके से इन मुद्दों को इतना उभार सकता है कि वो जातियों के साथ मिक्स करके, कि सबसे ज्यादा जो डिप्राइव हो रहे हैं इन चीजों की वजह से और जितने ज्यादा जो सफर कर रहे हैं वो इन्हीं जातियों के लोग हैं। बिल्कुल। और क्या ये 5 दिनों का जो संसद सत्र है शरद जी, उन वोटरों को 5 दिनों का जो संसद सत्र है, स्पेशल सेशन, वो भी एक तरीके से 2024 की तरफ का या फिर 2024 का एजेंडा आगे बढ़ाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बहुत सारी स्पेक्यूलेशंस है और उन स्पेक्यूलेशन में क्या सच्चाई में तब्दील होता हुआ दिख रहा है। नई संसद, नया सत्र। हाँ, ये इसमें ये सारी चीजें बताएंगे और ये 1 नेशन 1 इलेक्शन वाली बात, क्योंकि बीजेपी इसको किस तरीके से ला पाती है और इस क्या जो लोगों को एक शंका है कि इलेक्शन पार्लियामेंट इलेक्शन प्रीपोन हो सकते हैं या स्टेट इलेक्शन पोस्टपोन हो सकते हैं, इसके तहत कि 1 नेशन इलेक्शन, बीजेपी में इन चीजों से डेस्परेशन लिखता है। देखिए बीजेपी भी बहुत फिक्रमंद है, क्योंकि प्रधानमंत्री का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना, यानी नरेंद्र मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का जो सपना है वो तभी पूरा हो सकता है जब बीजेपी फिर से कम अपनी जो सीटें हैं वो कहां कितनी खोने वाली है और कहां से वो वापस गेन कर सकती है। जो सबसे मुश्किल, जो भी सत्ताधारी पार्टी होती है, एक देखिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स होता है और समय के साथ बीजेपी के साथ ये होने लगा है। कोई भी पार्टी हो, कितनी भी पावरफुल हो, समय के साथ एंटी इनकम्बेंसी आती है और वो होता हुआ दिख रहा है विष्णु त्रिपाठी कर पा रहे हैं और बहुत से मुद्दे। अब स्पेशल इंडिया अलायंस कितना इसको इंप्रेस कर पाती है, ये देखने वाली बात होगी। विष्णु त्रिपाठी, अब क्योंकि संसद पर आ जाते हैं, 5 दिनों का सत्र है और हो सकता है सरकार यहां से कॉरिडोर बनाने की कोशिश करे 2024 का, तो जिन संभावनाओं पर विचार हो रहा है, विपक्ष ने अपनी ताल ठोक दी। विपक्ष ने कहा जातिगत जनगणना की मांग करेंगे, आरक्षण की मांग करेंगे, 1 नेशन 1 इलेक्शन अगर होता है तो उसे संघीय ढांचे पर प्रहार कहेंगे। तो विपक्ष लामबंद दिख रहा है, उधर तेलंगाना में बैठकर भी, इधर बिहार में भी सारे लोग लामबंद दिख रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी हालांकि कई नहीं है, लेकिन आरक्षण की मांग वो भी कर रहे हैं। ऐसे में इस संसद सत्र में वो कॉरिडोर जिसकी आप संभावना देख रहे हैं। मैं अपनी पहली बात पर फिर 2-3 पॉइंट्स देना चाहता हूं पहले, फिर उसके बाद जो आपने संसद के विशेष सत्र की बात कही है उस पर आऊं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पूरे भारत में जातिवार जनगणना का विरोध किया है कि सिर्फ बिहार में जातिवार जनगणना का विरोध? मेरी जानकारी के मुताबिक सिर्फ बिहार में। जी, कृपया इस अंतर को समझा जाना चाहिए, प्लीज समझिए। नंबर 2, बिहार में जातिवार जनगणना का निर्णय किस व्यक्ति विशेष का है? किसने उसके लिए आग्रह किया और वो किस बैकग्राउंड से आता है? नीतीश कुमार जी किस बैकग्राउंड से आते हैं? वो समृद्ध पिछड़े वर्ग से आते हैं, मजबूत पिछड़े वर्ग से आते हैं, या अति पिछड़े वर्ग से आते हैं, या अत्यंत पिछड़े वर्ग से आते हैं? नीतीश जी ने भी वास्तव में बीजेपी के साथ कंधा मिलाते हुए बिहार में छोटे छोटे समूहों को एकजुट करने का काम किया था। उसी में श्रीमान जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। कृपा करके थोड़ा सा ये भी जाना जाए कि नीतीश जी की इच्छा जो बिहार में जातिवार जनगणना कराने की है, उसके पीछे मंशा क्या है और उससे लालू जी का परिवार कितना प्रसन्न है और कितना अप्रसन्न है, इसको समझा जाना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, जब हम ओबीसी पॉलिटिक्स की चर्चा करते हैं तो हमारा फोकस सिर्फ बिहार और यूपी में रहता है, जबकि अभी कर्नाटक की दूसरी परिस्थितियां हैं, आंध्रा की, तेलंगाना की दूसरी परिस्थितियां हैं, महाराष्ट्र की तो बिल्कुल अलग परिस्थितियां हैं। एक पिछड़ी जाति किसी भारत के अन्य राज्य में अति है, कहीं पर सामान्य पिछड़ी है, वगैरह वगैरह। और दूसरा जो आपने ये बात कही कि जो संसद का विशेष सत्र है, और तो अभी मैं संकोच के साथ कहना चाहता हूं कि ये कहा गया कि संसद का आनन फानन में बुलाया गया सत्र, तो संसद का ये विशेष सत्र
आनन फानन में नहीं बुलाया गया है। जो अच्छा। विधायी परंपरा है उसमें किसी भी सत्र को बुलाए जाने की सूचना 14 दिन के दौरान दी जाती है, चाहे विधायी सत्र हो, चाहे संसदीय सत्र हो, या बहुत योजनाबद्ध तरीके से बुलाया गया है। ये आनंद फानन से नहीं बुलाया गया है, आनंद फानन और में नहीं बुलाया गया। रामकृपाल जी, क्या ये संसद का विशेष सत्र दोनों ही तबकों के लिए मौका है? क्या एनडीए के लिए भी मौका है? भाई सरकार भी बताएगी हमने क्या क्या किया, और ये विपक्ष को भी बैठे बैठाए क्या एक मौका मिल गया? क्योंकि हमने देखा अविश्वास प्रस्ताव के दौरान विपक्ष उस मौके को जो उसके लिए एक ट्रम्प कार्ड हो सकता था, उसको इस तौर पे इनकैश नहीं कर पाया। क्या ये एक मौका है? देखिए, इनकैश ही नहीं कर पाया। मैं कहूंगा कि विपक्ष वहां पे एक्सपोज हुआ। कारण यह है कि जब आप एक शर्त रखते हैं कि तब तक हम इसका बहिष्कार करेंगे जब तक मोदी बोल नहीं लेंगे, और उसके बाद सात विधेयक पास हो जाते हैं, राष्ट्रीय महत्व के विधेयक, लेकिन एक दिल्ली के विधेयक पर आप अपनी शर्त वापस ले लेते हैं और बाकायदा उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वोटिंग होती है। पहली बात। दूसरी बात, फिर नो कॉन्फिडेंस लाते हैं, तब भी आपको पता है कि मोदी सबसे बाद में बोलेंगे। तो ये जो है जिद आप ऐसी कीजिए कि जिसको लगे लोगों को कि भाई हक में हो रहा है। अगर होम मिनिस्टर बोल रहा था, होम मिनिस्टर कह रहे हैं, तो आप पहले उनको सुन लेते, जो भी है बाद में। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, जो आपका सवाल था उस इस नाते में कह रहा हूँ, ये 5 दिन का सेशन है और मैं समझता हूँ कि अब ये बहुत आखिरी होगा करीब करीब, इसके बाद विंटर सेशन होगा, जो भी होगा। तो इसकी भी अगर परिणति वैसे ही होगी जैसे कि सोनिया जी की अभी चिट्ठी गई है कि फलाना फलाना इशू किए जाएं, मैं समझता हूं कि देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, किसी बच्चे के जन्मदिन पर आप कितना भी सदमे में हो, लेकिन अगर जाते हैं तो आपको मुस्कुराना जबरदस्ती पड़ता है, होता है ये। कुछ समय का तकाजा और उस दिन की बात होती है। तो ये विशेष सत्र देखिए, कम से कम पुरानी बिल्डिंग से आप विदा हो रहे हैं, एक नई इमारत में जा रहे हैं, अगले 100 साल तक वो जो रहेगी। पहला दिन हमेशा याद रखा जाता है कि पहले दिन पर इस संसद में क्या हुआ था। तो मैं ऐसे ही अपेक्षा रखता हूं कि कम से कम जो भी है खूब आरोप प्रत्यारोप लगाइए, लेकिन डिस्कशन कीजिए, कार्रवाई नहीं रुकनी चाहिए, कार्यवाही ना रुके। विजय जी, बहुत सारी स्पेक्यूलेशन है, मोदी इतिहास बनाने के लिए जाने जाते हैं, संसद का विशेष सत्र है और बहुत जल्दी बुला लिया गया। क्या वैसी संभावना देखते हैं कि भाई इतिहास बने, महिला आरक्षण बिल या फिर कुछ और? देखिए गरिमा जी, 13 मई 1952 को हिंदुस्तान की लोकसभा का पहला सत्र हुआ था, पहले दिन की बैठक हुई थी। और 18 सितंबर 2023 को जब हम बैठक कर रहे हैं विशेष सत्र की, तो इसमें एक तारीख में याद दिलाना चाहता हूँ, 18 सितंबर 1949, 1949, 18 सितंबर वो दिन था जिस दिन हिंदुस्तान के संविधान का आर्टिकल 1 इंट्रोड्यूस हुआ अमेंडमेंट के साथ, जो डॉक्टर अंबेडकर ने दिया। अमेंडमेंट नंबर था 130 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जिसमें कहा गया इंडिया दैट इज भारत। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 2 दिन की बैठक, 2 दिन बहस हुई है इस शब्द पर। और जो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आज अचानक गुलामी की बात हो रही है, तो उस बैठक में ज़्यादातर जो लोग थे उन्होंने कहा कि ये गुलामी का प्रतीक है इंडिया, इसलिए इसको हटाना चाहिए। और उसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है कि उसमें कोई भी राइट विंग का स्पीकर नहीं था जिसने इस बात को किया। उसमें सेठ गोविंदास थे, HV कामत थे, जिन्होंने वो मोशन मूव किया अमेंडमेंट का, और उस पर वोटिंग भी हो गई, वोटिंग पे गिर गया 51 वर्सेस 38 है ना। तो वो 18 सितंबर 1949 और 18 सितंबर 2023 नए भारत के जो एक भूमिका भी हमने बनाई है। लेकिन मेरा सवाल ये था विजय जी कि कौन कौन सी वो संभावनाएं हैं भाई इतिहास बनता हुआ, क्या स्पेशल सेशन में देखेंगे? संजीव जी, विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती, सत्ता पक्ष के लिए बड़ी चुनौती। सत्ता पक्ष को तो कोई चुनौती अभी कम से कम नहीं दिख रही है, लेकिन हाँ कुछ मुद्दे हैं जिन पर आपने भी माना और पैनल में मौजूद तमाम लोगों ने माना कि इस बार इंडिया अलायंस के बनने के बाद एक थोड़ी सी असहज स्थिति है जिसे ओवरकम करने की कोशिश सरकार कर रही है। देखिए, ये तो स्पष्ट है कि पिछले कुछ हफ्तों महीनों से जिस तरह से बीजेपी एक तरह से रिएक्टिव मोड में है कि इंडिया अलायंस का नाम होता है, भारत का नाम चर्चा में आता है, तो पहली बार पिछले 9 साल में हम देख रहे हैं कि कुछ, सारा नहीं लेकिन कुछ एजेंडा विपक्ष सेट कर रहा है जिसपे कि भारतीय जनता पार्टी रिएक्ट कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की मोदी अमित शाह जी के नेतृत्व में खास बात यह है कि वो बहुत जल्दी जनता का मूड भाप के अपना स्टैंड बदलते हैं और अपने उनका सोच इस राजनीतिक मुद्दों पर बहुत लचीला रहता है।
तो वो फ्लेक्सिबल है, वो फौरन रिएक्ट करते हैं और डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जहां तक इस विशेष सत्र की बात है, मुझे नहीं लगता कि इसमें विपक्ष का कोई बहुत भारी रोल है। फ्रैंकली विशेष सत्र की तो बात यह है कि विशेष सत्र में सरकार क्या चीजें लेके आती है। कुछ चीजें तो हमें मालूम है, इलेक्शन कमीशन के प्रस्तावना को चेंज करना, उस सब की आलोचना हो रही है, लेकिन बड़ा पत्ता क्या कोई निकल के आता है? इस पर कुछ है क्या आपका टेक संजीव जी? सरकार का ही लाभ हो सकता है अगर वो नहीं, मैं ऐसी खुशफहमी नहीं रखता कि मैं आउटगेस कर सकूं सरकार को कि मोदी जी, और क्योंकि ये सरकार सीक्रेसी में खासा विश्वास रखती है और बहुत बुरी लगती है बात कि उनकी बात पहले से आउट हो जाए। हाँ। तो हमारे तक तो पहुंच ही नहीं सकती है। ठीक है शरद प्रधान जी, बात ये कि इस विशेष सत्र से गेन और लूज करने के लिए सरकार के पास ही चीजें हैं। अगर वो कुछ ऐसा कर दे आते हैं जैसे महिला आरक्षण, तो सरकार गेन करेगी, उसको कुछ उसके पॉजिटिव मार्क्स बढ़ेंगे। और अगर वो कुछ नहीं करते तो फिर लोग बाद में कहेंगे अरे भाई विशेष सत्र क्यों बुलाया था? शरद प्रधान जी बहुत छोटा सा रिमार्क अगर एक लाइन जोड़ दूं शरद प्रधान जी के साथ, इस सत्र में या इस सरकार में न तो प्रीपोन होने इलेक्शन ना पोस्टपोन होना इलेक्शन। अच्छा, ये दोनों चीजें नहीं होनी है। और महिला आरक्षण को जब हम जोर से कह रहे हैं तो उसमें ध्यान रखिए कि वो बिल पिछली बार क्यों नहीं पास हुआ था, क्योंकि उसमें ओबीसी आरक्षण का मसला था। तो दोबारा भी बिल आएगा तो फिर से वो राज्यसभा वाला बिल भी बदलना पड़ेगा। तो इतना आसान काम नहीं है जिसको हम सोच रहे हैं कि आज सरकार ले आएगी तो पास हो जाएगा। तो वन नेशन वन इलेक्शन तो नहीं होने जा रहा है, ये कम से कम ये यहां से साफ हुआ। विजय जी बिल्कुल साफ। तो इलेक्शन ना प्रीपोन होंगे ना पोस्टपोन होंगे। खैर समय की बाध्यता है, नहीं तो शरद जी मैं आपके पास आती और रिएक्शन लेती आपसे। लेकिन हाँ, कुल मिलाकर जातिगत जनगणना का मसला, आरक्षण का मसला, नई संसद में पहुंच ही रहे हैं 19 तारीख को, क्या विशेष होगा, क्या ऐसा होगा जो इतिहास में रिकॉर्ड होगा, इस पर सबकी नजर जरूर है। लेकिन विपक्ष अपनी एक तरीके से लामबंदी कर रहा है और सत्ता पक्ष भी इस विपक्ष की लामबंदी से पहली बार, बहुत थोड़ा सा ही सही लेकिन असहज नजर आ रहा है। सबसे बड़ा सवाल में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, प्रणाम। सबसे बड़ा सवाल प्रेजेंटेड